नमस्ते। एक जमाना था जब भारत में सरकारी योजनाओं का पैसा असली हकदारों तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही कहीं गायब हो जाता था। लेकिन फिर एक टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या कहें डीबीटी ने देश के 2.7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बचाए। ये बात भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने बहुत ही लाचारी के साथ कही थी। और जानते हैं, ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, ये दशकों तक हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई थी। ये दिखाता है कि हमारी वेलफेयर स्कीम्स में, यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, उनमें कितनी बड़ी लीकेज यानी कि रिसाव था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बाकी के 85 पैसे गए तो गए कहां? मतलब कहां गायब हो जाते थे? इसका जवाब ना भ्रष्टाचार, बिचौलियों के जाल और एक बहुत ही कमजोर सिस्टम की कहानी में छिपा हुआ है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये जो 15 पैसे वाली बात है ना, ये दशकों तक भारत के पब्लिक डिलीवरी सिस्टम की, मतलब सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के तरीके की एक पहचान सी बन गई थी। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये करोड़ों गरीबों की जिंदगी की हकीकत थी। तो सवाल है, प्रॉब्लम थी क्या? देखिए, दिक्कत ना कई लेवल्स पर थी। एक तो बड़े पैमाने पर करप्शन था ही, साथ ही घोस्ट बेनिफिशियरीज थे, मतलब ऐसे लोग जो कागजों पर तो थे पर असल में थे ही नहीं, और उन्हीं के नाम पर पैसा निकाला जा रहा था। हर स्कीम में बिचौलिए बैठे थे और कैश में पैसा बांटने का पूरा सिस्टम ही बहुत इनएफिशिएंट था। फिर 2014 के बाद इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी अपनाई गई। अब फोकस सिर्फ कानून बनाने पर नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को ही जड़ से बदलने पर था। और यहीं से जैम ट्रिनिटी की शुरुआत होती है। तो आखिर ये डीबीटी है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार का पैसा, चाहे वो पेंशन हो, सब्सिडी हो या कोई भी मदद, बिना किसी बिचौलिए के सीधा का सीधा असली हकदार के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, बस। और इस पूरी क्रांति को मुमकिन बनाया जैम ट्रिनिटी ने। जे मतलब जनधन, जिसके जरिए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। ए मतलब आधार, जिसने हर नागरिक को एक यूनिक पहचान दी, जिससे फर्जी लोगों को सिस्टम से बाहर करना आसान हो गया। और एम यानी मोबाइल, जिसने इन सबको आपस में जोड़ा और लोगों तक तुरंत जानकारी पहुंचाई। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो काफी हद तक लीक प्रूफ था। तो इतनी सारी मेहनत का इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो नतीजा वाकई में चौंकाने वाला था। अब हम उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो बताते हैं कि इस सिस्टम ने कितनी बड़ी रकम को गलत हाथों में जाने से बचाया। जरा इस नंबर को देखिए, 2,70,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और ये कोई नया रेवेन्यू नहीं है, कोई नई कमाई नहीं है। ये वो पैसा है जो पहले भ्रष्टाचार और लीकेज में बह जाता था। जरा सोचकर देखिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे देश में न जाने कितने नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं। कई छोटे राज्यों का तो ये साल भर का बजट है। ये देश का पैसा था जो अब जाकर देश के काम आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये पैसा बचा कहां से? जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, सबसे बड़ी बचत लगभग 68% हुई है फूड सब्सिडी यानी राशन वाले सिस्टम में। इसके बाद करीब 15% मनरेगा में, 8% पीएम किसान योजना में और बाकी का 9% एलपीजी सब्सिडी जैसी दूसरी योजनाओं में हो रही लीकेज को रोककर बचाया गया। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। राशन सिस्टम को ही ले लेते हैं। पहले क्या होता था? लाखों फर्जी राशन कार्ड बने हुए थे जिनके नाम पर अनाज उठाया जाता और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। अब बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही राशन मिलता है। और इसका नतीजा यह हुआ कि 5 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी राशन कार्ड सिस्टम से बाहर हो गए। और यही कहानी ना मनरेगा जैसी स्कीमों में भी दोहराई गई। पहले कागजों पर घोस्ट वर्कर्स के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता था, अब मजदूरी सीधा असली मजदूर के बैंक अकाउंट में जाती है। इसी तरह पीएम किसान योजना से भी करीब 2 करोड़ ऐसे लोगों को हटाया गया जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। लेकिन देखिए, डीबीटी की कहानी सिर्फ सरकारी पैसा बचाने तक ही नहीं है। इसका जो सबसे गहरा असर हुआ है ना, वो आम नागरिकों की जिंदगी पर हुआ है। ये उनके एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण की भी कहानी है। इस बदलाव ने लोगों को एक सम्मान, एक डिग्निटी दी है। सोचिए, अब किसी बुजुर्ग को अपनी पेंशन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब पैसा सीधा घर की महिला के अकाउंट में आता है तो परिवार में फैसले लेने में उसकी भूमिका भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, करोड़ों लोग पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने।
और इस सिस्टम की असली ताकत तो कोरोना महामारी के दौरान दिखी। जब पूरा देश लॉकडाउन में था, तब सरकार ने सिर्फ एक बटन दबाकर करोड़ों लोगों के खातों में सीधी मदद पहुंचाई। जरा सोचिए, अगर वो पुराना कैश वाला सिस्टम होता तो क्या ये कभी भी मुमकिन हो पाता? तो अब जो कहानी है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज एक असली हकदार पूरे हक से ये कह सकता है कि दिल्ली से जो 1 रुपया चला वो पूरा का पूरा यानी 100 के 100 पैसे सीधे उसके हाथ में, उसके बैंक अकाउंट में आए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ हर्डल्स हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी है। जैसे आज भी कई गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक मसला है। कभी कभी बायोमेट्रिक मशीनें अंगूठे का निशान नहीं पहचान पाती, जिससे असली हकदार को परेशानी होती है। डिजिटल लिटरेसी यानी लोगों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की समझ, इसकी कमी भी एक बड़ी रुकावट है। अब इन सब से निपटने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल को मजबूत किया जा रहा है और डिजिटल लिटरेसी के लिए भी अभियान चल रहे हैं, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम लगातार बेहतर हो रहा है। अब ई-रुपी जैसे नए इनोवेशंस पर काम हो रहा है। ये एक तरह का कैशलेस डिजिटल वाउचर है। मतलब एक क्यूआर कोड या एसएमएस के रूप में लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिसका मकसद ये पक्का करना है कि अगर पैसा खाद के लिए मिला है तो उससे सिर्फ खाद ही खरीदी जाए, कुछ और नहीं। तो कुल मिला के ये सफर है 15 पैसे से 100 पैसे तक का। ये उस अतीत से बाहर आने की कहानी है जहां सिस्टम में लीकेज को एक नॉर्मल बात मान लिया गया था, और एक ऐसे आज तक पहुंचने की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी ने सीधा और सम्मान के साथ पैसा पहुंचाना मुमकिन कर दिया है। और अंत में ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये तो साफ है कि टेक्नोलॉजी ने करप्शन पर एक बहुत बड़ा वार किया है, पर क्या टेक्नोलॉजी ही गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की आखिरी चाबी है? इस पर सोचने की जरूरत है।